नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ फोर्थ वीडियो। इसके पहले बेसिकली हम लोग ने 3 वीडियोस ला चुके हैं पहले से ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ वीडियो में जो बच्चे आज देखने आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं उनसे ये छोटा सा अपील करना कि किसी भी कीमत पे वो पहला दूसरा तीसरा देख कर ही फोर्थ पे आएँ। अदरवाइज आज का लेक्चर जो होने वाला, जो मैंने इतना कुछ पढ़ने वाले हैं, जो मैंने पहले से बोर्ड पे लिख के रखा है, यहाँ मैंने क्वेश्चंस के पार्ट लिखे, यहाँ मैंने उस दिन का एडजस्टमेंट लिख के छोड़ा हुआ है। जो मैंने कहा था उस दिन कि हम लोग 2 पढ़े थे एडजस्टमेंट, रिमेनिंग आज से पढ़ने वाले हैं। तो ये उनको ज़्यादा क्लियर होगा आज के इस लेक्चर को देखते वक्त जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वीडियो देख कर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो दोबारा कह रहे हैं, फोर्थ वीडियो में वही आए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा हुआ है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऊपर से जाएगा चीज़ें। अब हम लोग ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, हम यहाँ दोबारा उसको वही बातें रिपीट करके इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारा लास्ट का 3 वीडियोस 50 मिनट्स के अप्रॉक्स जा रहा है, जो मुझे खुद लग रहा है पर्सनली थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। 40 मिनट्स इनफ है एक क्वेश्चन को बताने के लिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे इसको एक वाइंड अप करने का एज अर्ली एज पॉसिबल, विदाउट मिक्सअप किए बिना, मतलब स्पीड नहीं लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे टाइम पे कवर करने का। अब लास्ट टाइम हम लोग ने कुछ बेसिक बातें जाना था, दैट इफ़ पार्टनरशिप फर्म में अगर चेंजेस हो रहा है एज लाइक कि अपना वो प्रॉफिट रेशो बदल रहा है, तो मैंने इतना डिटेल में बातें किया था कि भाई सिर्फ रेशो बदलने भर से बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं पार्टनरशिप फर्म में। उसमें से एक चेंज क्या होता है कि जो गुडविल होता है फर्म के अंदर, या तो परचेज्ड वाला या जनरेटेड वाला, उस गुडविल पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। भाई ओल्ड पार्टनर जो होते हैं जब भी रेशो बदलते हैं आपस में, तो उस रेशो के बदलने की वजह से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है अपना शेयर, दूसरा गेन करता है, तो उस वजह से इन फ्यूचर किसी एक को बेनिफिट मिलता है, किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, पार्टनर्स चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए आपस में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेजेंट में उस चेंज का इम्पैक्ट आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि जो ज़्यादा जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या चाहेगा, गेन वालों से पैसा मांग लेने का। समझो बात, दोबारा बोल रहा हूँ, जो सेक्रीफाइस कर रहा है रेशो बदलने से, वो क्या चाहता है कि जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं प्रेजेंट के रेशो के बदलने के वजह से, उस गेनिंग प्रपोर्शन को वो मांग लेता है किससे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेनिंग प्रपोर्शन जितना कोई गेन कर रहा है पार्टनर उससे मांगता है, ताकि उसका जो अपना नुकसान होगा इन फ्यूचर, बिकॉज उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया है। भाई आज तुम 50% मांग रहे थे पार्टनर्स के उस प्रपोर्शन में, अब तुम 30 मांग रहे हो, अपना प्रपोर्शन घटा दिए, तो ऑब्वियस ही बात है इन फ्यूचर भी तुमको 30% मिलेगा, 50 नहीं मिलने वाला। तो जो 20% का घाटा हो रहा है तुम्हें रेशो बदलने की वजह से, आज से तुम क्या चाहोगे कि इन फ्यूचर तुमको 20% का कोई अफसोस ना हो कि भाई मुझे पैसा कम क्यों मिल रहा है। तुम क्या चाहोगे, उस पैसे को आज ही मांग लोगे प्रेजेंट में, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए एंड कोई क्लैश ना हो पार्टनर्स के बीच में। अब हम लोग इसी सब सिचुएशन को मैनेज करने के लिए टॉपिक पिकअप किए थे, कौन सा, गुडविल। कि गुडविल का जो हिस्सा होता है पार्टनर के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इस पे आमतौर पे पार्टनर्स बहुत बार क्लैश कर लेते हैं आपस में कि भाई उनको अधिक चाहिए पैसा गुडविल के हिस्से का इन द फ्यूचर। तो बेटर है ऐसा कोई नौबत ना आने पाए, रेशो बदलने के टाइम पे वो लोग प्रेजेंट में ही उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, उस गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करके। और मैंने एक एक बात बताया हुआ है कि गुडविल 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ जनरेटेड या परचेज्ड। हम लोग ने परचेज वाले पे काम किया था, आज हम लोग काम कर रहे थे लास्ट टाइम सेल्फ जनरेटेड वाले पे, जिसमें क्या होता है कि एक फर्म अपना खुद का गुडविल कितना बना के रखा मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन में, उसको कैलकुलेट करता है। और उसका मैंने बताया था बेस क्या होता है, प्रॉफिट, कि हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, हम उसी के हिसाब से अपना गुडविल बनाते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। और वो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो फर्म के एक्स्ट्रा प्रॉफिट को दिलाता है इन द फ्यूचर। तो वो गुडविल का अमाउंट निकालने का हमारे पास 4 मेथड था, मैंने लिख के रखा था। हम लोग अभी किस पे काम कर रहे थे लास्ट टाइम, फर्स्ट वाले मेथड, नाम क्या था उसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तुम जानोगे भी आगे चल के कि क्यों इंपॉर्टेंट है, या अभी जान लो एक लेवल तक कि इस मेथड का इन्वॉल्वमेंट बेसिकली हमारे ऑल
रिमेनिंग 3 मेथड्स में आता है। मतलब ये मेथड अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि सब में उसका इन्वॉल्वमेंट दिखता है, क्योंकि ये मेथड सिंपल है। गुडविल निकालने का प्रोसेस बहुत सिंपल है इसके थ्रू, कि जितना प्रॉफिट आ रहा है एवरेज बेसिस पे कुछ सालों का, सब्सिक्वेंट 3-4 साल जो भी समझ लो, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो 25 ईयर से। परचेज ईयर क्या होता है वो भी डिस्कस हम लोग किया था लास्ट टाइम, कि हमारे गुडविल का अहमियत या इंपॉर्टेंस कितने साल तक बरकरार रहेगा। मुझे लग रहा है कि मेरा फर्म 3 साल का गुडविल अटेन करता है, और इस 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का गुडविल अटेन करता है आने वाले 3 साल तक, कि 3 साल तक हमारा फर्म 3 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा दिलाएगा। तो जितने साल तक दिला सकता है, हमारा इमेज मार्केट में कितने साल तक वैलिड रहेगा, दैट इज योर परचेज गुडविल। तो यहाँ पे देखोगे ना, फॉर्मूला सिंपल था, बस हम लोग जो अब क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं उस पे जाने से पहले एक छोटी सी बात, तुम ये जरूर चाहोगे गुडविल कभी भी अनफेयर ना कैलकुलेट होने पाए। ये अनफेयर क्या होता है, मैंने उसमें एग्जांपल दिया था कि अगर एक फर्म किसी साल ज़्यादा पैसा पा गया किसी वजह से, लाइक एबनॉर्मल गेन अचीव कर लिया, और उस एबनॉर्मल गेन की वजह से उसका प्रॉफिट उस साल का ज़्यादा आ गया, और उस वजह से उससे जो गुडविल निकाल रहे हो वो भी ज़्यादा आ जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक फेक गुडविल क्रिएट हो रहा है मार्केट में तुम्हारा। और वो जो सामने पर्सन जो तुमको गुडविल पैसा पे करेगा वो नहीं देगा, फिर वो तुमसे कहेगा कि भाई अपना जेन्युइन प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एवरेज निकालिए प्रॉफिट का, फिर गुडविल कैलकुलेट करिए। तो ये जेन्युइन क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट एडजस्टेड रहे या एक तरह से फेयर रहे। तो ये जो फेयर की बात हम कर रहे हैं कि जो भी एबनॉर्मलिटीज फर्म में हुआ है उन सबको इग्नोर करके जो रियल प्रॉफिट है तुम्हारे अपने फर्म का वो निकालो। तो जैसे ना देखो, तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है, हो सकता है इस 4 में से किसी 1-2 साल ऐसा भी कोई अमाउंट रहा होगा, अमाउंट जो उस साल के प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज कराया होगा बिना किसी रीजन के। तुम्हारे फर्म में आग लग गया और जिस साल तुम 3 लाख रुपए कमा सकते थे, बिकॉज आग लग गया तुम कितना कमाए, 2 लाख नुकसान हो गया, कितना कमाए, 1 लाख कमाए। तो क्या ये जो 1 लाख कमाए हो ये रियल अर्निंग मानते हैं, बट क्या तुम्हारे फर्म में जो 2 लाख का आग लगा है, 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्या ऐसा हर साल होगा? नहीं। जब नहीं होगा तुम क्या करें फिर, उस साल के प्रॉफिट जो कंसिडर करो गुडविल निकालने के लिए कितना लोगे, 1 लाख कि 3 लाख? सोचो क्या लोगे। मैंने एग्जांपल क्या दिया है कि अगर मान लो 3 लाख कमा रहे थे बट बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस 2 लाख का सामान जल के नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट 1 ही लाख आया उस साल। अब गुडविल जब कैलकुलेट करोगे उस 1 लाख के हिसाब से तो गुडविल कम आएगा, फैक्ट है। बट ये अनफेयर है क्योंकि वो 1 लाख का जो प्रॉफिट तुम्हारा है वो 2 लाख का नुकसान हटाने के बाद था ना। तुम कौन सा हर साल तुम्हारे फर्म में आग लगने वाला है, तो गुडविल निकालने के लिए कम से कम हम 3 लाख लेके चले। वो जो एबनॉर्मल लॉस था 2 लाख रुपए का उसको ऐड बैक कर दो उस 1 लाख में, नॉट इन रियलिटी, जस्ट ओनली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए ऐड बैक कर दे, 3 लाख बन जाएगा। गुडविल निकाल लो, अपना रियल गुडविल जान लो, बात खत्म। तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख ही है बुक के लेवल पे, बट हमने क्या किया है तो उसको ऐड बैक क्यों किया, क्योंकि एबनॉर्मलिटीज में आता है। ऐसा लॉस कौन सा हर साल होने वाला है, तो फर्म का गुडविल फेयर जानने के लिए इतनी बातें करना पड़ता है। अब जो मैंने इतनी बातें किया 5-6 मिनट में, ये इसीलिए बताया है कि हर एक बच्चे को इन सब टॉपिक्स में आने से पहले ये बातें पता होना चाहिए कि गुडविल जब सॉल्व करते हो, निकालते हो, फर्म का कैलकुलेट करते हो, तो एडजस्टमेंट करना कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन में दिया है तो करना ही पड़ेगा, नहीं दिया है नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये मैंने सवाल लिखा है इस पे जाने से पहले एक बार अब वापस से अपने कंडीशन पे आ जाओ कि कौन कौन से पॉसिबल एडजस्टमेंट हैं जो हमारे क्वेश्चन में दे सकता है। जैसे अभी शिवांश ना, हाँ सॉरी श्रेयस, ये मुझसे कह रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक में है वो थोड़ा सा उसमें चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स दिख रहा है। क्या चीज़ दिख रहा था उसको आउट ऑफ बॉक्स, ये जो 2 एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया था इसमें बातें क्या कह रहा है थोड़ा सा उसको ऊपर जा रहा था, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तुमको समझना पड़ता है कहाँ पे कौन सा ऐड लेस करना होता है। उसको समझने से पहले एक बार यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ जितनी बातें लिखा है पता है इन सब का एंड गोल क्या है, इन सब का एंड गोल ये है कि अपने प्रॉफिट को फेयर रखना। फेयर मतलब कोशिश करना जितना हो पाए
एक्यूरेट प्रॉफिट हमारा मिल पाए, जो एकदम नॉर्मल प्रॉफिट है बिना किसी एबनॉर्मलिटीज़ के। अब उस एबनॉर्मलिटीज़ में प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, मतलब तुम्हें बढ़ाना पड़ सकता है या घटाना पड़ सकता है उस फेयर प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो एबनॉर्मल लॉस कोई अचानक से हुआ है, ऐसा तुमको पहले से पता नहीं था और ऐसा हर बार होगा भी नहीं। तो जो एबनॉर्मल लॉस है उसको हमेशा इग्नोर करो और वापस ऐड बैक कर दो प्रॉफिट में। प्लस लिखा है ना, और ऐड बैक जब कर रहे हो तो इन रियलिटी नहीं कर रहे हो ऐड बैक, सिर्फ गुडविल को निकालने के दौरान कर रहे हो, ताकि एक फेयर गुडविल को हम जान पाए। ये हम उस दिन बात किए थे। सेकेंड क्या था, एबनॉर्मल गेन। तुमने किसी साल विदाउट एनी रीज़न प्रॉफिट अर्न ज़्यादा कर लिए, ज़्यादा अर्न कर लिए किसी रीज़न से, तो वो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा के दिखा देगा, जिसके वजह से गुडविल बढ़कर आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है रियलिटी में, क्योंकि तुम अगले साल भी उतना पैसा नहीं कमाने वाले हो। जो इनकम कांस्टेंट अर्न करो फेयर तरीके से, तो वो तुम्हारा प्रॉफिट का पार्ट है इन रियलिटी, और वो गुडविल निकालने में काम भी आएगा। बट जो गेन, जो अर्निंग एबनॉर्मल में था, अचानक से कमा लिए, तुमने कोई मशीन बेच दिया 1 लाख का, और तुम क्या अपना मशीन क्या 1 लाख का हर साल बेचते हो क्या? वो उतना रूटीन काम नहीं बिजनेस का। जो अर्निंग रूटीन बिजनेस के थ्रू आ रहा है वो हमारा फेयर इनकम है, वो प्रॉफिट काम आएगा गुडविल निकालने में, क्योंकि उससे हमारा गुडविल फेयर मिलेगा। तो अल्टीमेट गोल क्या है? गुडविल फेयर पाना। तो हमने क्या किया, एबनॉर्मल लॉस कभी दिखेगा तो ऐड बैक, एबनॉर्मल गेन दिखेगा तो माइनस, ये 2 आसान था। अब जितना और लिखे हैं थोड़ा यहाँ बात करते हैं। पहला क्या लिखा है, ये लाइन पढ़ लो क्या लिखा है। रॉन्गली सोन का मतलब क्या होता है? था कुछ और, हमने दिखा कुछ और दिया। याद रखना, जब भी तुम किसी चीज़ को दिखाते हो अपना एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उस साल का जो प्रॉफिट है हमारा घट जाता है। फिर तुमने किसी चीज़ को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? फिर घटेगा। अब मान लो कि कोई तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ही नहीं और तुमने गलती से दिखा दिया, और गलती से क्या दिखा दिया? देखो, कोई एक्सपेंडिचर हमारा, यहाँ क्या लिखा है, रॉन्गली सोन क्या चीज़, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई खर्च हमारा किसी साल एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब पता है क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये सब चीज़ें क्लास 11th का है, हम बस बता रहे बेसिक लेवल पे। जो एक्सपेंडिचर एक तरीके से हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब हमारे लिए कोई खर्चा नहीं है, वो हमारे लिए एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तुमने एक मशीन परचेज किया, दिस इज नॉट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी कोई पैसा खर्च करते हो कैपिटल नेचर का खर्च कर रहे हो, तो वो हमारा प्रॉफिट को डिक्रीज नहीं कराता है। अगर मान लो कोई खर्च ऐसा है जो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे प्रॉफिट का कोई इसमें रोल नहीं है। प्रॉफिट को डिक्रीज कब कराता है? जब कोई कैसा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वहाँ लाइन पढ़ो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज लाइक मशीन परचेज की हो, समझो एग्जांपल, तुमने मशीन परचेज किया है, तो वो किसका एग्जांपल था? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। हमने उसको बाय मिस्टेक क्या शो करा दिया, शोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुमने उस मशीन के परचेज को बाय मिस्टेक शो करा दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तुमको पता है इसका नेचर क्या होता है, कि इसका नेचर क्या होता है, प्रॉफिट को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। किसी भी खर्च को तुमने अगर रेवेन्यू नेचर दिखा दिया, तो ये तो फैक्ट है कि उस वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, उस साल का घटा होगा। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ कि जब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ही नहीं, तुमने कोई खर्च किया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था, बट तुमने बाय मिस्टेक उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बाय मिस्टेक ये मान लिया, और ये मानने से क्या हुआ, बाय मिस्टेक तुम्हारा प्रॉफिट घट के दिखा दिया गया उस साल का। और जब प्रॉफिट घट के दिखा दोगे बाय मिस्टेक, तो फोर्सफुली तुम्हारा जो गुडविल होगा वो भी उस साल घट कर आएगा, जो कि गलत है ना। अब इन सबको करेक्ट करना है, क्या करना चाहिए? अगर हम वापस से उस अमाउंट को ऐड बैक कर दें, जिस अमाउंट को तुमने गलती से क्या मान लिया था,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और गलती से मानने की वजह से उस साल का प्रॉफिट घट कर आ गया, जिसके वजह से गुडविल घट कर आ गया। ये सब नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो एक्चुअली डे वन से स्टार्टिंग क्या था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो चीज़ों को करेक्ट करने के लिए क्या तरीका है, बेस्ट है वापस ऐड बैक करो, और जब ऐड बैक करोगे तो जो तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय मिस्टेक माना था, जिसके वजह से प्रॉफिट घट रहा था, सब करेक्ट हो जाएगा। ये एक जो मैंने एग्जांपल दिया फिलहाल कि भाई अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को तुमने बाय मिस्टेक माना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको रिवर्स कैसे करोगे, ऐड बैक करके। और प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने ये किया होगा ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिना मतलब का, तो उस वजह से हमारा प्रॉफिट घट कर आ गया होगा, जो अनफेयर है। भाई कोई पैसा तो अपने बेवजह माइनस दिखा दे रहे हो किसी वजह से, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था, तो उससे सही कैसे करोगे। वापस जब ऐड बैक करते हो तो वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अब एक याद कर लिए ना, जो मैंने याद भी कराया है, बाकी सब उसी का अपोजिट होता है। हम चाहे तुम्हें इसी लेवल का एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करके बाकी 3 बता सकते हैं, होगा वही सब, मतलब उसी तरह से तुमको रिवर्स समझना पड़ेगा सिर्फ। बट इट्स बेटर एक याद करो, बाकी 3 का उसी के अकॉर्डिंग साइन बनेगा। अगर तुमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाया बाय मिस्टेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो प्लस कर रहे हो। उसी तरह किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाते हो बाय मिस्टेक कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो तुम्हें क्या करना है, चाहो तो दोबारा एक बार सुन ही लो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एज लाइक तुमने वेजेस पे किया, ये हमारा क्या है, वेजेस पे करना 2 लाख रुपए का लेबर्स को, हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तुमने क्या किया, अगर उस 2 लाख के वेजेस को पे करने को एक्चुअली यही माने होते हैं जो मानना चाहिए था, तो उस वजह से प्रॉफिट घटता, तो वो फेयर कहलाता है ना। भाई जो खर्चा इसी नेचर का है उसी जगह दिखाए होते तो सब नॉर्मल था, तो प्रॉफिट फेयर आता, तो सब ओके है। बट तुमने गलती क्या किया, उस 2 लाख को यहां दिखाने के बजाय कहां मूव करा दिए गलती से, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और जब वहां मूव कराओगे तो उस 2 लाख का जो इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ना चाहिए था, प्रॉफिट डिक्रीज होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। तो प्रॉफिट हमारा गलती से बढ़कर आएगा, है ना, जिसके वजह से हमारा गुडविल भी बढ़कर आ जाएगा, जो कि अनफेयर है। तो ये सब ना होने पाए तो इट्स बेटर उस प्रॉफिट में से उस 2 लाख के लेबर कॉस्ट को डिक्रीज करा ही दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके, ताकि हमारा फेयर प्रॉफिट एंड गुडविल निकल सके। तो इसीलिए लिखा माइनस। तो बार बार करें, या तो याद रख लो किसी एक को, उसका रिवर्स नीचे वाला था। और एक बात ये देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जब तुम ये किए थे तो प्लस करना पड़ा। अब यहाँ देखो, कोई अगर तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट था और उसको तुमने बाय मिस्टेक दिखा दिया है रेवेन्यू रिसिप्ट, तब क्या करोगे, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू में तुमने गलती से दिखाया था तो प्लस कियो। कैपिटल रिसिप्ट का अगर तुमने बाय मिस्टेक दिखा दिया रेवेन्यू रिसिप्ट, तो यहाँ करना पड़ता है माइनस, उसी का अपोजिट है। यहाँ भी एक कंफ्यूजन है, तो एक बार समझ ही लो कि अगर मान लो कोई इनकम हमारा कैसा था, कैपिटल रिसिप्ट हमारा एक टाइप का इनकम होता है जो हम लॉन्ग टर्म पे कमाते हैं या एसेट्स पे अर्न करते हैं, वो हमारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं करता है, बट तुमने उसको बाय मिस्टेक प्रॉफिट में दिखा दिया। अब सोचो कि तुम कोई लॉन्ग टर्म पैसा कमा रहे हो, लाइक मशीन बेच के पैसा कमा रहे हो, तो वो क्या एग्जांपल है, कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है, मशीन को बेचकर पैसा कमाना। वो इनकम तुमने गलती से दिखा दिया रेवेन्यू इनकम, और प्रॉफिट बढ़कर आ गया, गुडविल बढ़कर आ गया, सब अनफेयर है। सही कैसे होगा, माइनस करके, और इसी का अपोजिट नीचे रहेगा। ये चीज़ें सुनते वक्त हार्ड लगता है कि इतना याद कैसे होगा, मतलब चीज़ें मिक्सअप लगता है, बट बिलीव मी ये चीज़ें इग्नोर भी कर दोगे ना, मतलब ये आप भूल भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन लगाते हो, यहाँ भी अभी क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन लगाते हो जो बातें समझा रहे हैं अभी, उसी अपने माइंडसेट को, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस को यहाँ अप्लाई जब करोगे क्वेश्चन लगाते वक्त, स्टिल रिकॉल कर पाते हो कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। यहाँ हम लिख के दे रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि इतने हमारे पॉसिबल एडजस्टमेंट से जो क्वेश्चन दे सकता है, सब नहीं देगा, 1-2 देगा। इन 4 में से यहाँ पे एक ही दिया हुआ है सिर्फ, कौन सा भी तुम खुद जज करना। कुछ और भी लिखा है, ओमिशन ऑफ एक्सपेंसेस, किसी खर्च को हम दिखाना भूल गए बाय मिस्टेक, किसी एक्सपेंस को दिखाना ही भूल गए,
तो प्रॉफिट घट कर प्रॉफिट बढ़कर गलती से आएगा। भाई कोई खर्च था जो तुमको दिखाना चाहिए था, दिखाना ही भूल गए, क्या करोगे अब? अपने फेयर प्रॉफिट को कैसे हासिल करोगे? सिंपल है, उस एक्सपेंस को अब क्या कर लो, कंसिडर और माइनस कर लो। जो एक्सपेंस दिखाना था और दिखाए अगर होते तो प्रॉफिट घट कर आता और गुडविल फेयर आता। बाय मिस्टेक उस एक्सपेंस को दिखाना भूल गए, ओमिशन हो गया, तो अब दिखा दो एक्सपेंस को। अल्टीमेट गोल क्या है? हमको फेयर प्रॉफिट चाहिए। तो जिस एक्सपेंस को दिखाना बाय मिस्टेक भूल गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़कर बेवजह आ रहा है, तो इट्स बेटर उस एक्सपेंस को अब रिड्यूस कर ही दो, ताकि प्रॉफिट तो सही निकले, ताकि गुडविल तो सही पा सको। एंड इसका रिवर्स क्या है? कोई इनकम दिखाना भूल गए, बाय मिस्टेक इनकम कमाए थे, दिखाना भूल गए, अपने बुक से रिकॉर्ड लाना भूल गए, तो उस इनकम को अब कंसिडर कर लो, मतलब उस इनकम को एक्सेप्ट कर लो, ताकि फेयर प्रॉफिट जान सको। ये सब तो ठीक है। मैंने 4 यहाँ पे देखो और लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 हमारा पता है कहाँ काम आएगा? ये जो क्वेश्चन 5 है ना, इसमें काम नहीं आएगा। ये 4 हमारा काम आएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 10, बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 10 है। तो मेरा पर्सनल मानना है, जैसे हम लोग ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, 1 2 काम आया था, मतलब जो पहला दूसरा एडजस्टमेंट वो काम आया था क्वेश्चन नंबर 4 में। जो बाकी का हम लोग आज जाने एडजस्टमेंट, वो काम क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। तो अगर ये 4 हमारा काम आए क्वेश्चन नंबर 10 में, जब क्वेश्चन 10 ओपन करेंगे कल वीडियो में, तो वहाँ जान लिया जाएगा। ये भी आसान है, ये 4 में से कोई एक सीख गया ना, सिर्फ कोई एक भी, इन 4 में से बाकी का जो प्लस माइनस जो भी बनना है वो उसका अपोजिट बन जाता है, बट वो बताएंगे बाद में, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब ये एडजस्टमेंट हमें पूरा उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, मुझे भी हार्ड लगा था, हम खुद पढ़ रहे थे अपने स्कूल टाइम पे, लेकिन बिलीव मी तुम्हें रटना नहीं है, भूल जाओगे तो भी ठीक है, बस अप्रोच याद रखो कि एंड गोल क्या है, हमको फेयर प्रॉफिट हासिल करना है। ये फेयर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो जाए, जो जेन्युइन प्रॉफिट हमारा आना चाहिए था फर्म का, वो पता लगाना है। कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस दिखाना भूल गए थे, तो ये तो गलती हुआ ना। अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, फेयर इनकम पाने के लिए कोई एक्सपेंस दिखाना अगर भूल गए थे तो क्या करोगे? सीधा उस एक्सपेंस को दिखा दो। दिखाना मतलब क्या होता है? अगर एक्सपेंस था तो माइनस कर दो। तो अब जब प्रॉफिट जो पाओगे फेयर पाओगे। कोई इनकम दिखाना भूल गए थे तो क्या करो? उस इनकम को वापस ऐड बैक कर दो, तो फेयर इनकम पा जाओगे, फेयर प्रॉफिट निकल जाएगा। कोई ऐसा खर्च जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं करने वाला था, बट तुमने बाय मिस्टेक इम्पैक्ट दिखा करके प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया बाय मिस्टेक, तो इट्स बेटर वापस ऐड बैक कर दो। तो इतनी बातें समझना पड़ता है क्वेश्चन को लगाते वक्त। अब ये सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा देखो ध्यान से। जानते हो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5, पता है इस क्वेश्चन में खास क्या है? अगर हम ये पूरी बातें इग्नोर कर दें, सिर्फ इतने बात पे बात करें, हम क्या लिखा हुआ है कि हमें गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, मेथड बोल दिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड गुडविल किस पे निकालना है? 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा एक्चुअली परचेज ईयर दिया हुआ है, बस किस तरह दिया हुआ है? थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में दिया हुआ है कि जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उसी का 100% हमारा गुडविल है। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि हमारा जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 1 साल हमारा परचेज ईयर है, तो वही 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। अब यहाँ मेन सवाल क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूरी बातें नहीं कहा होता, ये एडजस्टमेंट नहीं कहा होता, तो जो भी यहाँ दिया है क्वेश्चन में डेटा, उसको सॉल्व करो, निकालो एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एवरेज प्रॉफिट का कपड़ा कहाँ गया? ये रहो। जैसे तुमसे अगर पूछे हैं फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का, याद है? वहाँ वैसे लिखा था सर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर इस क्वेश्चन की ही बात करें, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया ना एक जगह पे, पता क्यों लगाया? प्रॉफिट दिया है 4 साल का, बस एक जगह पे लिखा था लॉस, तो जब लॉस लिखा है तो ब्रैकेट लगा लो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। बाकी जहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखा प्रॉफिट दिया है, तो 4 साल का डेटा दिया हुआ है, सिंपली आप पुट कर दो। कैसे?
प्लस माइनस 150 बिकॉज लॉस है, प्लस 150 प्लस 2 लाख अपॉन 4। सॉल्व करोगे जो भी आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 25 ईयर से, जो कि यहाँ दिया है 100%, आंसर आ जाएगा। बट इतना सिंपल सवाल कब आएगा? जब क्वेश्चन 1 मार्क्स ले आना होगा। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी जोड़ दिया है। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट को या लॉस को पुट मत करना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें वहां पे एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है। एज अ एक टर्म होता है दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, जो भी रहेगा उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब ये जो टर्म मैंने लिखा है एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस, ये तुम्हें तब निकालना पड़ता है जब तुम्हारे क्वेश्चन में बेसिकली बात कर रहा है एडजस्टमेंट्स का। यहाँ मुझे कैसे पता कि इसकी बात कर रहा है एडजस्टमेंट का? बिकॉज क्वेश्चन में देखो साफ साफ है, देखो प्रॉफिट दिया 4 साल को, ठीक है, बट उसी प्रॉफिट के ठीक बगल में देखो कुछ बातें लिख दिया है। जैसे यहाँ देखो इस वाले में लिख दिया है 31 मार्च 2020, इस साल 1 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ है फर्म के थ्रू, बट आगे एक ब्रैकेट में बात कह दिया है कि उसी साल बिकॉज ऑफ फायर, बातें लिखा अपने से लिखे नहीं हम, तुम लोग चाहो तो दोबारा, मैंने बार बार कहा है ये सारे क्वेश्चन कहाँ से पिकअप कर रहे हैं? डीके गोयल के बुक से ही, मुझे पता है कौन से बुक से, डीके गोयल के न्यू बुक का जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने वहाँ से पिकअप किया है, तो टैली कर लो। तो ये इस प्रॉफिट के ठीक आगे स्टेटमेंट लिखा है दैट उस साल बिकॉज ऑफ फायर 50,000 का हमको नुकसान भी हुआ है, ये लिखा था वहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर हमने इतना लॉस अर्न किया, मतलब प्रॉफिट नहीं लॉस है, और उसके आगे एक बात और लिखा है, ये भी क्या बताएंगे आगे चल के हम, फिर ऐसे और लिखा है। तो जब भी तुम्हें एडजस्टमेंट दिख जाए तो बहुत अच्छा होता है टेबल बनाकर सॉल्व करो। तुम कहो सर टेबल आपने वहाँ का बनाया था, क्वेश्चन 4 में कहाँ बनवाया था? मैंने क्वेश्चन 4 में टेबल इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बहुत लिमिटेड था, वो हमारा उतने में काम चल जा रहा था उसी एक जगह पे, तो मैंने वहाँ पे प्लस माइनस दिखा दिया एक जगह पे। बट बिकॉज यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो जब इतना होता है ना तो कभी भी उसको एक ही जगह सॉल्व मत करो, सब मिक्सअप हो जाएगा, गलती कर जाओगे। इट्स बेटर बनाओ टेबल अच्छे से और अपने एक एक इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर टेबल में दिखा दो। जैसे समझो मैंने क्या किया है, हमारे पास प्रॉफिट था 4 साल का और क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट अगेन गुडविल बाय द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे प्रॉफिट भले दिया हुआ है बट दैट प्रॉफिट इज नॉट एडजस्टेड। हमें अभी उसको सॉल्व करते वक्त 1, 2, एक 3 और एक 4, हमें इन चारों पॉइंट को कंसिडर करना है। तो मैंने एक शुरुआत कैसे किया है, पहले इन प्रॉफिट्स को टॉप पे लिखा है, प्रॉफिट जो था उसको नॉर्मल लिखा है और जो लॉस था उसको लिखा है ब्रैकेट में, लॉस इंडिकेट माइनस, तो मतलब वो एक्चुअली -150 लिखा हुआ है, मतलब 1,50,000। जो जो एडजस्टमेंट है उसको तुम चाहो तो ऊपर नीचे करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें हर एक एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है, स्किप नहीं कर सकते हो। बेटर रहेगा शुरुआत करते हैं सीक्वेंस वाइज। जैसे पहले कह रहा है इसके बारे में ना, तो यहाँ लिखो सबसे पहला, या नंबरिंग ना भी को चलेगा, नंबरिंग का कोई जरूरत नहीं है। एक बार लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अगर किसी साल तुम्हारे फर्म में लॉस हो गया था और उस लॉस की वजह से उस साल का प्रॉफिट तुम्हारा घट कर आया है, अब क्या ये जो प्रॉफिट हमारा है फिलहाल घटा के मतलब डिक्रीज कराने के बाद 1 लाख का इस साल का, क्या ये प्रॉफिट फेयर है? देखो ऑन पेपर सही है भाई, ऑन पेपर नुकसान हुआ है, तुम 1 लाख कमाए हो तो इतने दिखाओगे बुक्स रिकॉर्ड में, वो ठीक है। लेकिन गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त गुडविल क्या होता है, हमारे फर्म का एक्चुअल इमेज होता है। क्या तुम्हारे फर्म का इमेज ये है कि हर साल स्टॉक जलता है 50,000 का आग से, ऐसा होता है क्या हर साल? वो तो किसी एक साल हुआ है ना, जब किसी एक साल हुआ है तो वो एबनॉर्मलिटीज में आ गया। तो गुडविल निकालते वक्त कम से कम तुम चाहोगे जो नॉर्मल सिचुएशंस है उस पे काम करना। तो ये प्रॉफिट हमारा अभी अनफेयर है, हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल लॉस को जो फायर के तौर पे हुआ है फर्म के अंदर इस साल, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस है, तुम क्या करेंगे, एड बैक। यहाँ लिखो कैसे, एबनॉर्मल लॉस किस चीज का, स्टॉक फायर। मेरे पास स्पेस कम है, हम छोटा लिख रहे हैं, बातों को सुन लो। एबनॉर्मल लॉस था, स्टॉक फायर से खराब हुआ,
जल के खराब हुआ, और जिस साल की बात कर रहा है वो अमाउंट उसी साल ऐड बैक करना है, बिकॉज लॉस है तो ऐड बैक करना है। तो इस 50,000 को यहाँ ऐड कर दो इस वाले ईयर में, सिंपल है। दोबारा कह रहा है तुमको हर साल हर बार एबनॉर्मल लॉस ये वर्ड लिखे जरूरी नहीं है, तुम्हें समझना पड़ता है। एग्जाम्पल भी दे सकता है ना, स्टॉक का जल जाना आग से, दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल लॉस। तुम चैरिटी दे दिए, क्या ये भी तो एबनॉर्मल लॉस में आएगा? बिकॉज तुम क्या हर साल डोनेट कर रहे हो? नहीं, किसी साल करना पड़ जा रहा है तो इट इज ऑल्सो एबनॉर्मल लॉस, बट ये इस साल का था। एक और पढ़ लो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड, ये क्वेश्चन में लिखा है, मैंने रीड कर रहा है सिर्फ हम। व्हाट इज वॉलेंट्री? कोई ऐसा खर्च जो तुमने अपने स्वेच्छा से किया है, तुम्हें किसी ने ये नहीं कहा था हर साल करना है। तुम्हारे घर में तुम अपने नानी के घर जा रहे हो, तुम्हारे नानी तुम पे बहुत खुश हो गए, तुमको उस दिन पे कर दी 10,000 रुपीज़, इतना बड़ा अमाउंट। अब ये उनका जो बजट था पूरे महीने का बिगड़ गया, अब क्या वो तुमको हर बार पे करने जा रही है? क्या पे कर सकती हैं जब तुम उठा के हर दिन वहाँ पहुँच जाओ हर महीने। अदरवाइज कॉमन सेंस लगाओ कि भाई वो जो तुमको वॉलंटरी दे रही है अपनी इच्छा से, भाई उनके तुम घर के बच्चे हो इसलिए दे रही हैं, तो ये जो वॉलंटरी पेमेंट होता है ये हमारे फर्म का नॉर्मल एक्सपेंस तो है नहीं, ये एबनॉर्मल लॉस में ही आएगा एट द एंड, बिकॉज ये भी हमारा जो पेमेंट हुआ है 80,000 का इस सेकेंड ईयर में, वो वॉलंटरी था, फर्म को पे करना कंपल्सरी नहीं था, तो स्टिल हमारे क्या है एबनॉर्मल लॉस। और मैंने कहा था एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एड बैक। तो लॉजिक वही है, बस याद रखना तो मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड, दिस इज अवर एबनॉर्मल लॉस। हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, दोबारा पूरा बोल दे रहे हम, मैंने वही बातें लिखा है। तुम्हें एग्जाम टाइम पे ऐसे नहीं लिखना है, ढंग से लिखना। और किस साल की बात हो रही है? ईयर देख लो, जिस साल का है उसी में ऐड करना। यहाँ लिख दो 80,000, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक। दो तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखा है, क्वेश्चन में लिखा था दैट डेट देखो 31 मार्च 2021, तो देख के बताओ किस ईयर में आता है? सिंपल है। तो ये जो पहला वाला एडजस्टमेंट है, पहला वाला, इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस साल में है, इतना क्लियर है? क्या लिखा है? मशीन डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। क्या तुम्हारे किसी साल कोई मशीन अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या ये हर साल होता है क्या? नहीं, ये एबनॉर्मलिटी में आता है ना। और इसमें क्या लिखा है? 60,000 रिटर्न ऑफ एस PL। भाई क्यों? जो खर्च 60,000 नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तुम क्यों उस पैसे को PL में ले जाकर दिखा रहे हो? दोबारा सुनो, जो एक्सपेंस तुम्हारा हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, उसके वजह से अपना प्रॉफिट क्यों डिक्रीज करा रहे हो? ऑन पेपर कराओ ठीक है, ऑन पेपर मतलब रिकॉर्ड लेवल पे सही है, लेकिन जब बात आ रही है गुडविल कैलकुलेशन का, तो क्या ये एक्सीडेंट हर साल हो रहा है क्या? नहीं। तो ये एक्सीडेंट का अमाउंट हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करा दिया, ठीक है, बट ऐसा हर बार तो होना नहीं है। हमको अपना फेयर जानना है, प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट जानना है। तो रियल प्रॉफिट कौन सा होगा? जो बिना एक्सीडेंट के, मतलब एक्सीडेंट होने के जो पहले प्रॉफिट था वो हमारा रियल प्रॉफिट है। तो अगेन इसको एबनॉर्मल लॉस मान के वापस क्या कर लो? ऐड बैक। तो यहाँ पे जो मशीन डिस्ट्रॉय हुआ है, मशीन डिस्ट्रॉयड, उसको एबनॉर्मल लॉस मान करके वापस से ऐड बैक करो। और कितने का अमाउंट है ये? 60,000 का। दोबारा क्या है बेटा? सो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की जगह पे तुमको बार बार क्या कर रहा है? एग्जाम्पल दे रहा है, समझना पड़ रहा है तुम्हें अपने आप से। एक आखिरी क्या लिखा है? ऑन 1 जुलाई 2021 बताओ जरा आयुष, ये जो ईयर है इन 4 में से किस में आएगा? पहले आइडेंटिफाई करो, पक्का सोच लो, किस में आएगा? तीसरे में आएगा, क्योंकि ये जो डेट लिखा है ये एंडिंग का डेट लिखा है। इसका शुरुआत कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021, तब नहीं एंड हुआ 22 में। अब जो डेट लिखा है 1 जुलाई 2021, जरा टैली करो, इसी के बीच में 1 जुलाई 2021 आफ्टर 3 मंथ वो डेट आ जाएगा। तो मतलब वो जो डेट की बात क्वेश्चन में कर रहा है सेकेंड एडजस्टमेंट में, ये डेट एक्चुअली हमारा इसी 3rd ईयर में आ रही थी, हमारा 3rd ईयर है ना।
तो ये जो बातें कह रहा है ये एक्चुअली इस वाले साल के लिए कह रहा है। और क्या कह रहा है पढ़ो। 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच का मतलब क्या होता है? अगर 2 की बात कर रहा है, एक 40,000 का है तो 2 कंप्यूटर कितना का हो गया? 40 इंटू 2 कितना हो गया ये? अब इसके बारे में क्या कह रहा है? परचेज वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हम अगर 2 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा एसेट्स है। हमने क्यों और कैसे उस एसेट्स को अपना खर्च मान लिया? जहां तुमने उसको कहा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो क्या बन गया? जहां तुमने उसको कहा ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो वो बन गया ये, क्या बन गया? जहां तुमने उसको कहा ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो वो बन गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि एक कंप्यूटर परचेज करना हमारा एसेट्स का बिल्डअप करना हुआ, एसेट्स का इंक्रीजमेंट हो गया, जो कि हमारा क्या कहना चाहिए था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुमने गलती से एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बाय मिस्टेक क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या करोगे अब? सोचो, वहां से लिखा हुआ है, क्या करना है मुझे यहाँ पे? प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि तुमने गलती से क्या उसको मान लिया था। अब तुमने इमेजिन करो कि इस 80,000 को तुमने खर्च मान करके अपने प्रॉफिट को डिक्रीज करा दिया, जिसके वजह से गुडविल अब घट के आने वाला है, जो कि अनफेयर है। सही कैसे होगा? जो तुमने गलती से उसको खर्च मान के डिक्रीज कराया प्रॉफिट में से, इट्स बेटर वापस ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो खर्च का पार्ट नहीं था। तो ऐड बैक करना है तो वहां पे प्लस लिखा भी था, देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है? जो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट परचेज किया है कंप्यूटर, जो कि हमारा एक्चुअली जो हमने परचेज, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम पूरी बातें डिटेल में लिख लेना। जो हमने परचेज किया है कंप्यूटर 80,000 का, जिसको तुमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट डिक्रीज करा दिया था, जस्ट टू मेक इट करेक्ट, हम क्या करेंगे? उस 80 को वापस से ऐड बैक करेंगे जिस साल ये गलती हुआ है। अब ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वो बातें अगर भूल भी गए हो कोई बात नहीं, बस वो माइंडसेट रिकॉल करो कि भाई तुम किसी खर्च को जो एक्चुअली एसेट्स को बिल्डअप कर रहा था, जो एक्सपेंस का पार्ट नहीं था, तुम कैसे उसको एक्सपेंस मान सकते हो? तो मैंने क्या किया? वापस उसको एक्सपेंस नहीं मानने के लिए मैंने वापस से ऐड बैक कर दिया। आखिरी बात पढ़ो क्या लिखा है। अब अगर तुमने उसको एसेट्स मान लिया है अभी के लिए, तो अब उस पर क्या चार्ज करना है? 10% का। अब देखो, अगर तुमने किसी एसेट्स मान लिया, तो अब जो उस पर खर्च करोगे, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस बियर करोगे, वो तो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, है ना? आयुष ध्यान सुनो, अगर तुमने किसी पर्टिकुलर एसेट्स को अपना एसेट्स मान लिया, तो अब जो उस पर लगता है डेप्रिसिएशन, वो तो चार्ज करोगे ना, और वो तुम्हारे प्रॉफिट को डिक्रीज कराएगा, वो फेयर है। अभी तक क्या था? तुमने बाय मिस्टेक उसको एक्सपेंस मान लिया था, तो उस पर तुमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं किया होगा। लेकिन अब जब उसको एसेट्स मान लियो और प्रॉफिट में से निकाल उस एक्सपेंस को हटा करके ऐड बैक कर चुके हो, तो अब तुमको फेयर तरीके से एक काम और भी करना है। वो क्या है? कि तुम्हें उस पर अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो तुमने अभी तक नहीं किया होगा। अब चार्ज कैसे करना है? 10%। ये तुमने परचेज कब किया था? 1 जुलाई को। तो इस दिन ध्यान देना, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक उस पे क्या लगा लो? डेप्रिसिएशन। कैसे निकालोगे? 2 मशीन है, 2 था ना कंप्यूटर, तो 80,000 पे 10% फॉर जुलाई से मार्च, कितना होता है? 9 मंथ। सॉल्व करो, 9/12 होगा, सॉरी 9 मंथ के लिए। ये सॉल्व की कितना आएगा? हाँ पक्का? ये 6,000 क्या आ गया? अच्छा हाँ, एक बात बताओ, प्लस करें माइनस करें? सोच के बताना। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे तुम फेयर काम कर रहे हो। जब तुमने उसको गलती से एक्सपेंस माना था, तो ऐड बैक किए सही करने के लिए। अब जब एसेट्स मान लिए हो, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो फर्म के लिए एक्चुअल एक्सपेंस ही है, तो तुमको एक्सपेंस तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो हमारे प्रॉफिट को उस साल एटलीस्ट उतने अमाउंट से डिक्रीज करेगा फैक्टर।
तो माइनस करोगे। ये तुमने इस साल किया। अब ये बताओ, जब हमारा फर्म चला है इस साल तक, तो ये जो कंप्यूटर तुमने एसेट्स मान लिया है, ये तो बिक गया नहीं होगा, बिका तो होगा नहीं। ये हमारा कंप्यूटर अगले साल भी रहा होगा फर्म के अंदर, तो ये तो फैक्ट है कि उस पे अगले साल भी क्या लगा होगा, डेप्रिसिएशन। अब वो हमारा प्रॉफिट को अगले साल भी डिक्रीज किया होगा फेयर तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट तुमने वो निकाला, डेप्रिसिएशन निकाला है, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में निकाला है। तुमको अगेन सॉल्व करना डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर। मेथड हमारा क्या है, SLM। तो उसी ओरिजिनल कॉस्ट अमाउंट पे 10% निकालो, बट इस बार निकालना पूरे साल भर के लिए, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके पूरे 31 मार्च तक, जो कि सॉल्व में कितना रहा है, 8000। देख लो, ये हमारा जो डेप्रिसिएशन का एक अलग से कॉन्सेप्ट आया। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जेन्युइन खर्चा था प्रॉफिट को कंसिडर करते वक्त। तो ये सब हो जाने के बाद जितने एडजस्टमेंट थे, 3-4 थे, बट जो भी थे इंपॉर्टेंट थे। तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ता है हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, ले दे के मोटिव क्या हमारा, फेयर प्रॉफिट को हासिल करना, दैट्स इट। अब ये सब सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट पाओ प्रॉफिट का उन चारों साल में, दैट विल बी योर एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट। यू कैन से एक्चुअल या एडजस्टेड प्रॉफिट कह सकते हो। कोई सॉल्व किया इसको, बताओ आलिया कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर का 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, 10,000 आएगा ना, ध्यान से देखो, और माइनस में आ गई है क्योंकि 1.5 लाख बड़ा है, 80, 60, 140 होता है प्लस में, तो प्लस माइनस 150 प्लस 140, 10,000 माइनस में आएगा, कितना आगे आएगा, 2 लाख 24, और नेक्स्ट 1,92,000। गुड। दिस इज योर एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट सब कुछ कंसिडर करने के बाद। अब तुम्हें अगर निकालना है गुडविल, तो पता है प्रोसेस क्या था, कैलकुलेटिंग गुडविल फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो अब निकालो ऊपर एवरेज प्रॉफिट, वो भी कैसे निकालोगे, एडजस्ट करने के बाद। ये जो 4 अमाउंट है प्रॉफिट का, दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको यूज कर लो। कितना कितना है, 1.5 लाख, और कितना है माइनस 10,000, फिर 224, एक और है 192, 192। इन सबको ऐड करो, अपॉन 4 करो। बताओ मैंने अपॉन 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है 4 सालों का ना। आलिया कितना आ रहा है, ऐड करो। हम इसका आंसर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। कितना आ रहा है, 5 लाख। किसका मोबाइल बच रहा है, अच्छा 5,56,000 अपॉन 4, कितना आ गई, सॉल्व करो, 1 लाख। ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट, ध्यान देना ये आंसर नहीं है हमारा। क्वेश्चन में कहा था टू कैलकुलेट गुडविल ना बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। क्वेश्चन में कहा हुआ है परचेज ईयर, यहाँ हमारा 100% है एवरेज प्रॉफिट का ही, तो ठीक है 100% जो एवरेज प्रॉफिट का होगा दैट इज योर गुडविल अमाउंट। तो इत्तेफाक से ये सॉल्व करने पे सेम आ गया आंसर। कितना आ रहा है यहाँ पे, 1,39,000। अगर ऐसे कहा होता 200% तो 200 अपॉन 100 के होते, अगर कहा होता 50% तो 50/100 के होते, जो भी आंसर आता। ये क्वेश्चन का जो ये मैंने पार्ट किया, यहाँ वाला पार्ट ये सिंपल था, ये तो बहुत बेसिक है। मेन खेल था इस टेबल का पार्ट, कि तुमने कैसे प्रॉफिट को एडजस्ट किया। एक मिनट और लेंगे, एक छोटी सी बात दोबारा सुन लो। जो प्रॉफिट स्टार्टिंग में दिया था वो सिंपल था, तुमने उस प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट्स हुए हैं वो करना जरूरी था टू गेट द फेयर प्रॉफिट अमाउंट। हम इस आज के लेक्चर में बहुत सी बातें लगातार बोले हैं, दोबारा सुनोगे तो ही याद रहेगा कि क्या क्या मैंने समझाया था। इस फेयर एडजस्टेड प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हम बार बार एक ही काम कर रहे थे, क्या था वो काम, कि फेयर प्रॉफिट हासिल करना है बाय डूइंग एनीथिंग, आइदर प्लस करना पड़े या माइनस। तुम किसी अपने एसेट्स को गलती से खर्च दिखा दिए थे, गलती से एक्सपेंस दिखा दिए थे, तो ऐड बैक कियो। अब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो लगाना भूल गए थे तो माइनस करोगे। तुमने किसी फायर में, आग में सामान जल गया था,
जिसकी वजह से प्रॉफिट घट गया था तो वापस ऐड बैक किए चीज़ों को सही पाने के लिए। तो इतनी बातें रटना नहीं है, समझना है। और जिनको ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 5, तो मेरा पर्सनल कहना है, मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एक बार अटेम्प्ट तो कर सकते हो, बट हम भी कोशिश करेंगे तुम्हें कल इतना बेस तैयार करने के बजाय दोबारा से सिर्फ इन 4 को समझाने के बाद, एक मिनट कह रहा हूँ, इन 4 को बताने के बाद हम डायरेक्टली तुम्हें 2 सवाल कल लगवा सकते हैं अगर हो पाएगा तो। मेन मकसद क्वेश्चन 10 लगवाने का रहेगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 8 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 भी कराने का। खैर चलो कल बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन ये चौथा वीडियो है, हम दोबारा कह रहे हैं, हम लोग का लेक्चर धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है, चीज़ें हार्ड होती जा रही हैं अब, और इस चैप्टर में हार्ड है नहीं बट कंटेंट बढ़ रहा है, तो इट्स बेटर एक बार पढ़ कर आना है। 4 वीडियो देख लो, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।